विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। इतिहास कर रहे थे हम लोग। आज हमने कुछ धार्मिक आंदोलन करने हैं, उनके नेता करने हैं, संस्थापक करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की। याद करना है आपने, क्या क्या मैच करने के लिए आएगा। 4 चीजें एक तरफ होंगी, जैसे धर्म सभा दे देगा, राधा स्वामी सत्संग दे देगा, देव समाज दे देगा, वेद समाज दे देगा। दूसरी तरफ क्या होंगे, उनके संस्थापक होंगे। एक एक करके याद करते हुए चलिए। सबसे पहले धर्म सभा स्थापना कब, 1830। कौन, राधाकांत देव। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। इस संस्था के लोग सामाजिक स्तर को यथास्थिति बनाए रखने के समर्थक थे। इन्होंने सती प्रथा के अंत का विरोध किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था धारा 17 के द्वारा। 1829 की धारा 17 से सती प्रथा का अंत किया। उसका विरोध किसने किया था? आंसर धर्म सभा ने किया था। राधाकांत देव जिसके क्या थे, फाउंडर थे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। लोक हितवादी, एक बार क्वेश्चन बना कि लोक हितवादी कौन है, तो आंसर आया गोपाल हरि देशमुख। एक बार क्वेश्चन बना कि गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोक हितवादी उनका न्यूज़पेपर था। क्या था? लोक हितवादी उनके न्यूज़पेपर का नाम था। उन्हीं के न्यूज़पेपर के नाम से उनका नाम क्या पड़ गया, लोक हितवादी। ठीक है। एक बार पूछा देश बंधु कौन, चितरंजन दास। एक बार पूछा दीन बंधु कौन, CF एंड्रयूज। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं समय समय पर। तो लोक हितवादी के नाम पर गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। व्यवसाय से श्री देशमुख को 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य बनाया गया। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। इन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार करके जाति भेद नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी? जैसे गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। कौन? वैसे ही इंपॉर्टेंट किताब यह है, जाति भेद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर गोपाल हरि देशमुख हैं, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख, लोक हितवादी, पुस्तक का नाम जाति भेद। ठीक है। क्या किया इन्होंने? ये 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य बने। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया, जाति व्यवस्था पर प्रहार किया, जाति भेद नामक पुस्तक लिखी। इतना समझ में आ गया? देव समाज के संस्थापक कौन थे? पहले तो स्थापना कब हुई? 1887 में हुई। शिव नारायण अग्निहोत्री इसके क्या थे? संस्थापक थे। शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने लाहौर में इसकी देव समाज की स्थापना की। इसी के साथ एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है, वेद समाज। केशव चंद्र सेन की एक यात्रा हुई थी। कहाँ? मद्रास यात्रा पर गए थे। वहां पर एक यंग व्यक्ति थे, तरुण युवक थे, जिनका नाम था के श्रीधरालु नायडू। कौन? तो वेद समाज के श्रीधरालु नायडू, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है। जो आपका वेद समाज है वो मद्रास के आसपास क्या हो रहा है, गठित हो रहा है, जबकि देव समाज जो है वो कहां पर हो रहा है? लाहौर में हो रहा है, रावी नदी के तट पर हो रहा है। कौन कर रहे हैं? शिव नारायण अग्निहोत्री कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस समाज का उपदेश देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित है। किसमें? इनकी जो पुस्तक है वो है देवशास्त्र। अगला, राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी सत्संग सुना होगा आपने। ठीक है, जगह जगह सत्संग होते हैं। शिव दयाल साहिब। कौन? स्वामी महाराज तुलसीराम जी। शिव दयाल साहिब, स्वामी महाराज तुलसीराम जी। 1861 में आगरा में आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है। अगला है मद्रास हिंदू संघ। इसकी स्थापना वीरे सालिंगम पंटुल द्वारा की गई थी। इन्होंने विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से मद्रास हिंदू संघ की स्थापना की। तो मद्रास हिंदू संघ का उद्देश्य था आंसर विधवाओं की स्थिति को सुधारना। संस्थापक कौन थे? आंसर वीरे सालिंगम। पुतलू भी लिखा होता है, पुंटुल भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? पुंटुल। कुछ किताबों में पुंटुल मिलेगा, कुछ किताबों में पुतलू। ठीक है। 1892 में वीरे सालिंगम और आर वेंकट रत्नम द्वारा मद्रास में हिंदू समाज सुधार संघ की भी स्थापना की गई। मद्रास हिंदू संघ के भी वीरे सालिंगम पंटुल और
हिंदू समाज सुधार संघ के संस्थापक भी कौन? वीर सालिंगम कुंटल, लेकिन साथ में कौन? वेंकट रत्नम। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है सेवा सदन। अगला क्या है? बैराम जी मालाबारी। सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? बैराम जी मालाबारी। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में, उसी समय 1885 में बैराम जी मालाबारी जो कि एक पारसी थे, पारसी समुदाय से थे, उन्होंने क्या किया? सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार और मानवतावादी संगठन की स्थापना की 1885 में। क्लियर हो गया? अगला है भारत सेवक संघ। इसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या बोलते हैं? मैंने कहा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सब याद करते हैं, भारत सेवक संघ याद नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। क्या है? ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहां पर की गई थी? आंसर बंबई में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को आगे चलकर पढ़ेंगे हम, जब कौन? तिलक और एनी बेसेंट क्या चलाते हैं? होम रूल आंदोलन चलाते हैं। तो एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में मना है किसका? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को उसमें आना मना है। ये क्वेश्चन बना है एक बार। ठीक है, एनी बेसेंट है ना। बाद में पहले तिलक ने शुरू किया होम रूल आंदोलन, फिर कुछ महीने बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने किया। लेकिन एनी बेसेंट में क्या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों की अनुमति नहीं थी। ठीक है। भारतीय सामाजिक सम्मेलन राष्ट्रीय की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राय ने की। इस आंदोलन ने बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे आंसर भारतीय सामाजिक सम्मेलन राष्ट्रीय, जिसके संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे, जस्टिस, और रघुनाथ राय। अगला समाज सेवा संघ, स्थापना कब? 1911 में। नारायण मल्हार जोशी, NM जोशी। इस संघ के सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू भी शामिल थे, जिन्होंने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। हृदयनाथ कुंजरू सेवा समिति, हृदयनाथ कुंजरू। जरा नेशनल कैडेट कोर को देखिए। नेशनल कैडेट कोर समझते हो? NCC, एकता और अनुशासन। क्या एकता और अनुशासन इसी का विस्तृत रूप है सेवा समिति का? चेक कीजिए। जैसे आपका कुछ चीजें याद करनी पड़ती ना, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी डुनांट ने की। ऐसे ही स्काउट एंड गाइड की स्थापना किसने की? ऐसे NCC की स्थापना किसने की? NCC में शायद नाम आता है किसका? नेशनल कैडेट कोर में देखिए ना, नेशनल कैडेट कोर। ठीक है। तो समाज सेवा संघ की स्थापना 1911 में NM जोशी ने की। इस संघ के सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू भी शामिल थे, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 में इलाहाबाद में, प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की। NCC का इतिहास निकालिए जरा, उसमें देखिए तो जल्दी से। ये ऐसे निकालिए NCC की स्थापना किसने की, चेक कीजिए जल्दी। नेशनल कैडेट कोर, एकता और अनुशासन। तब तक मैं आगे बता रहा हूं। रहनुमाई माजदाइन सभा, हृदयनाथ कुंजरू। कब की NCC की स्थापना? 1942 में। और 1914 में भी प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना बता रहे हैं। क्या NCC का सेवा समिति से कोई संबंधित है? और एक और होती है आपकी स्कूल में NSS का किससे संबंध है? सेवा समिति से है। NSS की स्थापना किसने की? चेक कीजिए। यहां से कुछ ऐसा क्वेश्चन बना है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। NSS की स्थापना RB, चेक कीजिए ढंग से, फुल फॉर्म निकाले NSS की। हाँ जी, चलो मैं अभी पहले इसको बता देता हूं। हाँ जी, रहनुमाई माजदाइन सभा पे आ रहा हूं मैं। रहनुमाई माजदाइन सभा पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा था।
संस्थापक 1851 में नौरोजी फाड़दौनजी, दादा भाई नौरोजी और एसएस बंगाली। ये तीन नाम याद करने पड़ेंगे भाई। उत्तर प्रदेश विषय से क्वेश्चन रहे हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन रहे हैं। कौन कौन से? नौरोजी फाड़दौनजी, दादा भाई नौरोजी और एसएस बंगाली। ये तीन नाम याद करने हैं आप। पारसी सुधार आंदोलन में रहनुमाई माजदाइन सभा का क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रहनुमाई माजदाइन सभा लिखा होता है कहीं पर, कहीं कहीं पर लिखा होता है रहनुमाए मज्द यासन सभा, मज्द यासन सभा, कहीं कहीं पर लिखा होता है रहनुमाई माजदायन सभा। ठीक है, तो मज्द यासन सभा, पारसी सुधार आंदोलन 1851, नौरोजी फाड़दौनजी, दादा भाई नौरोजी और एसएस बंगाली। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय सेवा योजना, तो राष्ट्रीय सेवा योजना का संस्थापक कौन है? आरबी राव है, और एनसीसी के हृदयनाथ कुंजरू हैं, है ना? किसकी? एनसीसी की 1948 में है। ठीक, चलिए। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य, रहनुमाई माजदाइन सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान रूढ़िवादिता को समाप्त करना, रूढ़िवादिता को समाप्त करना, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध। पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किसने किया? पारसियों ने किया। किसने किया? पारसियों ने किया। अग्नि पूजक होते हैं पारसी, ठीक है, अग्नि की पूजा करते हैं। रिचेस्ट कम्युनिटी है इंडिया की पारसी लोग, टाटा बिरला। ठीक है। रहनुमाई माजदाइन सभा में ने रफ्त गुफ्तार सत्यवादी, जिसका मतलब क्या था? रफ्त गुफ्तार मतलब होता है सत्यवादी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसका पत्रिका का प्रकाशन किया? रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन में सबसे पहले हमने पढ़ना है, देखो 19वीं सदी में इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां हो गई थी उनको दूर करने के उद्देश्य से अनेक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन अस्तित्व में आए। उनके नाम पढ़ने हैं। सबसे पहले अलीगढ़ आंदोलन। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा अलीगढ़ आंदोलन, तब आपने बोलना सर सैयद अहमद खां। क्या बोलना है? सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी। ऐसे समय में सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898 जो उनका जीवन काल है, सर सैयद अहमद खां का पदार्पण हुआ। बाहर से इंग्लिश पढ़ के आए, है ना, पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित हुए। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही क्या बोलते हैं? अलीगढ़ आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1870 में एक प्रकाशित सर विलियम हंटर, W हंटर की एक किताब थी जिसका नाम था इंडियन मुसलमान। आईएएस का क्वेश्चन, हु रोट द बुक इंडियन मुसलमान? आंसर W हंटर। हु रोट द बुक इंडियन मुसलमान? W हंटर। पूरा नाम इनका विलियम विल्सन हंटर। मैं सरकार को यह सलाह दी थी कि वे मुसलमानों से समझौता करके उनको कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं। देखो किस जमाने में, 1870 में बोल दिया था। उनकी समझ में आ गया था कि भाई 1857 जैसा रिवोल्ट में मुसलमानों की भागीदारी हुई थी। उन्होंने कहा मुसलमानों को अपनी ओर मिला लो, उनको कुछ रियायतें दे दो और अपनी ओर क्या कर दो? मिला दो। किसने कहा? W हंटर ने कहा। और यही किया आगे चलकर, डिवाइड एंड रूल में यही किया गया। मुस्लिमों को कुछ रियायतें दी गई, अपनी ओर मिलाया गया और क्या समाज से अलग कर दिया गया उन्हें एक तरह से। ठीक है। इंडियन मुसलमान के सुझावों पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। किसको किया? सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। सर सैयद अहमद खां जो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, अब हिंदुओं और कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। क्या बन गए? हिंदुओं और कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उन्हें पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश शासन की अधीनता को स्वीकार करने के लिए कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स की अधीनता को स्वीकार कर लो भाई, पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दो। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में मौजूद कुरीतियों को दूर करने के भी प्रयास किए। उन्होंने पीरी मुराद प्रथा को समाप्त करने की वकालत की। पीरी मुराद प्रथा को समाप्त करने की वकालत की किसने? आंसर सर सैयद अहमद खान ने। अपने विचारों का प्रसार सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक, एक किताब, एक पत्र था इनका, फारसी पत्रिका थी, तहजीब उल अखलाक, जिसका मतलब होता है
सभ्यता और नैतिकता, सभ्यता और तहजीब तो पता ही है आपको, सभ्यता। अखलाक बोलते हैं नैतिकता, मॉरल वैल्यूज, मॉरलिटी, ठीक है। अखलाक, नैतिकता नामक फारसी पत्रिका द्वारा किया। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखी और परंपरागत टीकाकारों की आलोचना करते हुए समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त किए। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। किसकी? अब यहां से क्वेश्चन बनता है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में, आंसर सर सैयद अहमद खान है। माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, आज अगर अलीगढ़ एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो फाउंडेशन है वो क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी प्रकाशन किया। हु रोट द पत्रिका या बुक राजभक्त मुसलमान? आंसर सर सैयद अहमद खान। क्लियर हो गया? बनारस के राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, मेरे ख्याल से सितारे हिंद भी बोलते थे, शिव प्रसाद के साथ सर सैयद अहमद खान ने देशभक्त एसोसिएशन की भी स्थापना की। राजभक्त मुसलमान और देशभक्त एसोसिएशन, माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, साइंटिफिक सोसाइटी, है ना, ठीक है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम 24 मई 1875 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ के अवसर पर प्राइमरी अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की गई। 8 जनवरी 1877 को इसे माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया गया। प्राइमरी अलीगढ़ स्कूल को ही बाद में माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया गया। इस कॉलेज का उद्घाटन किसने किया था? आंसर लॉर्ड लिटन ने किया था। किसने किया था? मैंने कहा था दो थे वाइसरॉय, एक लिटन था, एक रिपन था। लिटन वही था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया, आर्म्स एक्ट भी लाया, बहुत सारे गलत गलत एक्ट लेके आया। रिपन वो था जिसने उन एक्टों को क्या किया? खत्म किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन? लॉर्ड रिपन, 1882। 1878 में रिटर्न लेके आया, देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया उसने, रिपन ने हटा दिया। समझ में आया? ठीक है। तो भाई लॉर्ड लिटन ने माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क्या किया? उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के गवर्नर विलियम म्योर ने इसे भूमि प्रदान की थी। विलियम म्योर ने इसे भूमि प्रदान की थी। थियोडोर बैक इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे। माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? आंसर थियोडोर बैक थे। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसको एएमयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और अब काफी लोग देखे होंगे आपने, वहां यूपीएससी भी क्रैक कर रहे हैं, पहले भी करते थे, कम थे, काफी संख्या में क्या हो रहा है? एएमयू से यूपीएससी क्रैक किया जा रहा है, क्योंकि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये पता चला कि सरकारी नौकरियों में तो प्रतिनिधित्व है ही नहीं। फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाए गए, उसके बाद सारी सुविधाएं दी गई बच्चों को कि आप भी क्या कीजिए? सिविल सेवाओं में जाइए, बड़ी सेवाओं में जाइए, उच्चस्थ पदों को क्या कीजिए? प्राप्त कीजिए। ठीक है। देवबंद आंदोलन, क्या? अगर कोई सर सैयद अहमद खां कुरान के साथ छेड़छाड़ करेगा या ये बोलेगा कि नहीं जी पैगंबर के जो वचन थे उन पर नहीं चलना है, थोड़ा जो आंग्ल पाश्चात्य शिक्षा है उस पर चलना है, तो प्रतिक्रिया तो होगी होगी। प्रतिक्रिया किस रूप में हुई? देवबंद आंदोलन के रूप में हुई। मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही। सहारनपुर अगर आप जाएंगे तो सबसे बड़ा जो मदरसा है वो कौन सा है? देश का क्या, विदेशों से भी लोग पढ़ने आते हैं वहां पर। कहां पर? देवबंद। उन्होंने कहा नहीं भाई, पाश्चात्य नहीं, इस्लाम में पाश्चात्य शिक्षा का कोई क्या नहीं है, स्थान नहीं है। सर सैयद अहमद खां अपना बोलता रहे, उसने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर ली है, वो बोलता रहे, वो राजभक्त मुसलमान बने या कुछ भी बने, लेकिन हम क्या है? हम इस्लाम पर ही चलेंगे। तो मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। इसी मदरसे से कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने तथा विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत। दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई किसने की? मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही। और क्या? विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद। जिहाद मतलब सब एक हो जाओ, किसके विरुद्ध? काफिरों के विरुद्ध। ठीक है। और विदेशी शासन जो था वो भी क्या थे? काफिर थे। इस्लाम में ईसाइयत काफिर है, यहूदी काफिर है, हालांकि उतने नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है?
जो इस्लाम को नहीं मानता वो क्या है, काफिर है। इतना समझ में आ गया। तो चलो, विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो, क्या हो, याद हो आपको। देवबंद आंदोलन अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य संस्कृति पर पूर्ण प्रतिबंध था। देखो, उधर वो कह रहे हैं पाश्चात्य शिक्षा, कौन? सर सैयद अहमद का। वो मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोल रहे हैं। क्या खोल रहे हैं? और ये बोल रहे हैं कि नहीं, देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध, सिद्ध शुद्ध इस्लामिक, क्या शुद्ध इस्लामिक। तो मैंने कहा आज भी देश विदेश से कहां पे आते हैं लोग पढ़ने, इस्लाम की शिक्षा ग्रहण करने के लिए सहारनपुर आते हैं, देवबंद में आते हैं, ठीक है। और जो जब इस्लाम की व्याख्या करनी होती है, इवन अरब भी नहीं कर पाता तो किससे पूछा जाता? देवबंद से पूछा जाता, क्योंकि सबसे जो इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर हैं वो कहाँ बैठते हैं? देवबंद में बैठते हैं। ये पता है? नहीं पता है? चलो, स्कॉलर समझते हो ना? अरे भाई, एक तो हो गया कि क्या, भले ही अरब में पैदा हुआ इस्लाम, लेकिन उसका जो अध्ययन किया सबसे ज्यादा बैठकर, वो सहारनपुर में देवबंद के अंदर किया लोगों ने। वहां के जो छात्र होंगे उन्होंने किया, वो जानते हैं प्योर इस्लाम क्या होता है। समझ में आया? तो जब भी व्याख्या होगी, जैसे संविधान की व्याख्या करनी है, संविधान का अंतिम निर्वचन करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर कहीं पर इस्लाम की व्याख्या करनी है तो देवबंद। इवन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ईद है कब, आज है कि कल है? किससे पूछा जाता है? देवबंद से पूछा जाता है, भाई साहब है कब ईद? तो वो बताते हैं कि भाई चांद की ये है, ऐसा लिखा हुआ है, आज है ईद, इतने बजे से इतने बजे तक। समझ में आया? ईद कितने प्रकार की होती हैं वो भी पढ़ना है, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। कितने प्रकार की ईद मनाई जाती है? पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सी होती है? भाई एक सिवैया वाली ईद होती है, एक बकरीद होती है, तो अलग अलग नाम है उन ईदों के भी, क्या है, उसको भी पढ़ना है आपने। एक ईद उल फितर है, और कौन कौन सी ईद है? जल्दी ढूंढिए, जब आप सहारनपुर में हैं अभी। ईद उल जुहा किस दिन मनाते हैं? अरे एक दिन सेवइयां बनती हैं मीठी, उस दिन बकरीद नहीं होती मेरे ख्याल, बकरा नहीं, बकरीद अलग होती है। चलो, देवबंद आंदोलन अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य संस्कृति पर पूर्ण प्रतिबंध था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के प्रति देवबंद आंदोलन में घृणा थी। क्या थी? क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा जताते हुए धर्मशास्त्रों की नई परिभाषा देने का प्रयास किया था। क्या किया था भाई? नई परिभाषा देने का प्रयास किया था। क्लियर हो गया? देवबंद स्कूल के समर्थकों में सिबली नुमानी, जो कि 1857 से 1914 ईस्वी, फारसी और अरबी लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और लेखक थे। सिबली नुमानी जी का नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है। कहाँ? देवबंद में। सबसे ज्यादा जो नाम कमाया वो किसने कमाया? फारसी और अरबी के क्या लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान सिबली नुमानी। हाँ जी। ईद उल फितर जो होती है वो मीठी ईद होती है, ईद उल जुहा जो होती है वो बकरीद होती है। तो किस अवसर पर मनाई जाती है ईदें? क्या ऐसा, क्या प्रयोजन क्या था इन्हें मनाने का? रमजान के 30वें रोजे, रमजान के 30वें रोजे, रमजान के 30वें रोजे के चांद को देखकर मीठी ईद मनाई जाती है। रमजान का महीना क्या किया जाता है? रोजे रखे जाते हैं। रोजे क्यों रखे जाते हैं? ताकि भूख और प्यास का एहसास हो। क्या हो? भूख और प्यास का एहसास हो। और क्योंकि साइंटिफिक भी बता दूं मैं आपको कि भोजन में जब क्या होता है, शरीर का प्योरिफिकेशन हो जाता है पूरा, शरीर ही नहीं आत्मा का भी। भोजन में अगर नॉनवेज हो तो अगर आप 1 महीने तक रोजे रख रहे हो, शरीर का क्या हो जाता है? प्योरीफाई हो जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल, टीजी, वो सब क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ठीक है। रोजे के बाद मीठी ईद होती है। और हाँ जी, आगे। त्योहार के रमजान के पाक महीने के खत्म होने के 17वें दिन बाद ईद, मतलब बकरीद मनाई 17वें दिन। ठीक, ठीक है। चलो,
तो आगे बता दूं मैं, सिबली नुमानी बता दिए मैंने विद्वान। सिबली नुमानी परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार लाने के लिए औपचारिक शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान को शामिल करने के भी समर्थक थे। अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान को शामिल करने के भी समर्थक थे। सिबली महोदय ने 1884-85 में लखनऊ में नदवतल उलमा, ये याद करना पड़ेगा, या दारुल उलूम की स्थापना की। कहां पर की? लखनऊ में की। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। सिबली नुमानी कांग्रेस के प्रशंसकों में से थे। इन्होंने भारत के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया। भारत के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया। सिबली नुमानी ने कहा था, मुसलमान हिंदुओं के साथ ऐसा राज्य स्थापित कर सकते हैं जिससे दोनों समुदाय समान और सुखपूर्वक रह सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। ठीक है, नानक ने भी दिया, गुरु नानक देव जो थे। ठीक है, इन्होंने 1894-96 ईस्वी में लखनऊ में नदवतुल उलूम मदरसा की स्थापना की। इसमें अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाती थी। अब ये याद करना भाई आपने, नदवतुल उलूम मदरसा की स्थापना लखनऊ में किसने की? आंसर सिबली नुमानी ने की। इसमें अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाती थी। अगला है अहमदिया आंदोलन। भाई कौन सा आंदोलन? मिर्जा गुलाम अहमद नाम याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। क्या बनाना था? उदार बनाना था। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में मसीहा और मेहदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कि ऐसा कौन सा आंदोलन का नेता था जो अपने आप को ईसा मसीह और कृष्ण दोनों का अवतार मानता था? आंसर मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। उन्होंने कहा कि मैं मसीहा हूं, मैं मेहदी हूं और मैं ईसा मसीह और कृष्ण का अवतार हूं। आंसर मिर्जा गुलाम अहमद। यहां से क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बनने की संभावना है, याद करें। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या और हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपने आप को ईश्वर का पैगंबर बताया। अपने आप को ईश्वर का पैगंबर बताने वाला क्या व्यक्ति कौन था? आंसर मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। 1890 ईस्वी में उन्होंने बहरीन अहमदिया नामक पुस्तक लिखी। बहरीन अहमदिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन क्लियर हो गया। 1889 है। उसके बाद अब पारसी सुधार आंदोलन पढ़ते हैं। पारसी सुधार आंदोलन में रहनुमाई माजदायन सभा या माजदायासन सभा। 1851 में बंबई में दादा भाई नौरोजी, हारदोन जी, जेबी वाचा और एसएस बंगाली, एसएस होना चाहिए, एसएस बंगाली ने इसकी स्थापना की, रहनुमाई माजदायन सभा की। इस सभा का उद्देश्य, ये दिनसा ई वाचा होना चाहिए मेरे ख्याल से, देखना चेक करना, जेबी वाचा जो लिखा, दिनसा ई वाचा पुराना नाम है क्या? इस सभा का उद्देश्य पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार तथा पारसी धर्म की प्राचीन पवित्रता को पुनर्स्थापित करना था। इन्होंने एक अखबार निकाला, साप्ताहिक पत्र रस्त गुफ्तार। इस सभा ने गुजराती भाषा में एक साप्ताहिक पत्र निकाला, रस्त गुफ्तार, जिसका मतलब होता सत्यवादी, का प्रकाशन किया। के.आर. कामा एक प्रसिद्ध पारसी समाजवाद सुधारक थे, समाज सुधारक थे। कौन? के.आर. कामा। आगे चल के एक नाम और पढ़ेंगे आप, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी के.आर. रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी कामा सुना है आपने? मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी कहा जाता है उन्हें, क्रांतिकारियों की माँ। क्रांतिकारियों की माँ कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। स्टुटगार्ट जर्मनी में भाग लिया था उन्होंने एक सम्मेलन में। वहां पर पहली बार उन्होंने क्या किया था? 3 रंग का झंडा फहराया था। हालांकि वो रंग अलग थे, हमारे तिरंगे के रंग, ट्राइकलर फ्लैग के रंग अलग है, उनके रंग क्या थे? अलग थे। उसमें एक रंग लाल भी था जो कि कम्युनिज्म का क्या करता है। बीएस मालावारी प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, जिन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाकर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित करवाया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड पीसीएस में शायद पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित करवाने में किस पारसी समाज सुधारक का क्या था? बड़ा योगदान था। आंसर बीएस मालावारी। बीएस मालावारी।
ठीक है। इस एक्ट के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब बालिकाओं का विवाह 12 साल से भी पहले हो जाता था। तो बीएस मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, ठीक है, 1891 में आया। 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के शादी पर, विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद भाई सिख सुधार आंदोलन आता है। सिख धर्म संसार का सबसे नवीनतम धर्म है। इसके प्रणेता गुरु नानक देव थे। कौन? गुरु नानक देव थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, ठीक है। निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे। किसकी? निराकार ब्रह्म को माना उन्होंने। मतलब उन्होंने कहा कि जो भगवान है उसका आकार नहीं होता है, इसलिए कभी भी आप गुरुद्वारे में जब जाएंगे तो वहां पर मूर्तियां नहीं होती हैं, निराकार ब्रह्म की पूजा होती है। गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती है अब तो, ठीक है, लेकिन जो उनका ब्रह्म है वो कैसा है? निराकार। हिंदू, जब नानक ने सिख धर्म की स्थापना की तो वो हिंदू संत ही माने जाते थे। क्या माने जाते थे? वो तो फिर धीरे 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 आगे चलकर गुरु अर्जुन देव के समय में जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया गुरु अर्जुन देव को राजनीतिक कारणों से। मुगल सिख संबंध खराब हो गए, धीरे धीरे वॉरियर बने वो, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी को क्या कर दिया? औरंगजेब ने धार्मिक कारणों से मृत्युदंड दे दिया। तब और कट्टरता आ गई, मतलब मुगल और सिख क्या हो गए? आपस में शत्रु हो गए। समझ में आया? तो फिर वो क्या हो गए? एक तरह से योद्धा हो गए। क्या हो गए? बट शुरू में गुरु नानक देव की अगर हम बात सुनते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल देते हैं। इस पर, और गुरु नानक देव ने बहुत ज्यादा क्या कर रखा था? भ्रमण कर रखा था। इवन वो मक्का मदीना भी गए थे शायद, ठीक है। मीठा रीठा साहब हमारे उत्तराखंड में, और कहा? हाँ जी, 3 सिख श्राइन है हमारे यहाँ बड़े। जैसे हिमाचल में मणिकर्ण साहब है, वैसे हमारे यहाँ क्या, एक मीठा रीठा साहब है, एक हमारा हेमकुंड साहब है, और एक हमारा तीसरा सिख श्राइन कौन सा है? अरे भाई 3 सिख श्राइन बताए थे मैंने। एक हेमकुंड साहब है जो सबसे बड़ा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। एक मीठा रीठा साहब है, एक नानक मत्ता है। नानक मत्ता उत्तराखंड पढ़ने के बाद मैं नहीं बताऊंगा ये चीजें। एक मुस्लिम श्राइन है यहाँ पर, कहाँ? रुड़की में, पीरान कलियर। पीरान कलियर गुरुद्वारे अनेक हैं, ठीक है। ऋषिकेश के गुरुद्वारे को जो है, गुरुद्वारा साहब जो हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? हेमकुंड साहब बोला जाता है उनको भी। बट जो हेमकुंड साहब गुरुद्वारा है वो कहाँ है मेन? ये तो ऋषिकेश का है ना, मेन जो है चमोली में है। कहाँ पर है? हाँ, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, बर्फ से होकर जाना पड़ता है। हाँ, घंगरिया से होते हुए जो वैली ऑफ फ्लावर को जो रास्ता जाता है वही आपका जाएगा कहाँ? उसी में से 2 रास्ते कटेंगे, एक हेमकुंड साहब के लिए जाएगा, ठीक है। लक्ष्मण गंगा, 7 पहाड़ियों की परछाई पड़ती है, कहाँ? हेमकुंड साहब में, हेमकुंड में मतलब, ठीक है। तो भाई सिख धर्म का मैंने बता दिया, प्रणेता गुरु नानक देव थे। नानक नाम जहाज का, चढ़े सो उतरे पार, सुना होगा आपने। नामधारी आंदोलन एक अन्य सिख धर्म सुधार आंदोलन था। इसके प्रणेता बाबा राम सिंह जी थे। कौन थे भाई? बाबा राम सिंह जी और उनके शिष्य बालक सिंह जी। नामधारी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंसर, बाबा राम सिंह जी और उनके शिष्य बालक सिंह जी, ठीक है। 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी का क्वेश्चन है। 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ। 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित किया गया। 1925 ईस्वी में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इंपॉर्टेंट है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1925 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। कौन से वाले में? सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में। क्लियर हो गया? अब भाई कुछ और सामाजिक 19वीं शताब्दी में कुछ और सामाजिक सुधार आंदोलन है। क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा को अंत कर दिया गया। एक महिला को अपने पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। तब जाकर ये कुप्रथा क्या हुई? बंद हुई, ठीक है। सती प्रथा को प्रतिबंध पहले केवल बंगाल में किया गया, लेकिन कालांतर में यह प्रतिबंध बंबई और मद्रास में भी लागू हो गया, ठीक। शिशुवध प्रथा एक और कुप्रथा थी भाई। प्रथा क्या बोलना है इसको? कुप्रथा थी। शिशुवध कुप्रथा
13वीं सदी में राजपूतों और बंगालियों में प्रचलित थी। 1785 में बंगाल नियम 21 और 1804 के नियम द्वारा इस क्रूर अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। बालिकाओं का वध कर दिया जाता था भाई, पैदा होते ही क्या मार दिया जाता था बालिकाओं को। तो शिशु वध प्रथा कब बंद हुई? राजपूतों में थी, बंगालियों में थी। ये इस प्रथा को बंद कर दिया। विधवा पुनर्विवाह, विधवा का जीवन पहले जमाने में क्या था, बड़ा कठिन था। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर, क्या ईश्वरचंद विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया, नियम 15 द्वारा। तो 1856 का नियम 15 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम समझ में आ गया, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। ये बड़ी बात है कि जितने भी वेल नोन फेमिनिस्ट हुए वो सब पुरुष हुए। बालिकाओं, आप लोगों का कर्तव्य है अब जो कुप्रथाएं हैं उनको खत्म करने में किसी एक बड़ा नाम आना चाहिए। आने वाला इतिहास याद करें कि वेल नोन फेमिनिस्ट जो थे वो सिर्फ पुरुष नहीं थे, महिलाएं भी थी। तो हम कम पढ़ते हैं कि महिलाओं ने क्या किया हो, कुछ इस प्रकार का प्रयास किया हो। तो महिलाओं को प्रयास करना पड़ेगा। जो कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, BS मालाबारी, सब किसके नाम पढ़ रहे हैं? पुरुषों के नाम पढ़ रहे हैं। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और कौन? धोंदू केशव कर्वे। धोंदी केशव कर्वे या धोंदू केशव कर्वे। पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की भाई, किसने? धोंदू केशव कर्वे ने 1896 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1906 में कर्वे महोदय ने बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहां पर? बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। इंटरकास्ट मैरिजेस को मान्यता प्रदान की गई। साथ ही बाल विवाह का भी विरोध किया गया। क्लियर हो गया? क्लियर, ठीक। 1891 में ब्रिटिश सरकार ने SS बंगाली के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, BS मालाबारी, BS मालाबारी, SS बंगाली, इनके नाम पढ़ने हैं आपने। BS मालाबारी, SS बंगाली के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। ये UPSC का क्वेश्चन है या उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है? मैं पहले भी पूछा था शायद। विधवा पुनर्विवाह नहीं, वो ये वाला है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, जो कि BS मालाबारी और SS बंगाली के प्रयासों से हुआ था। उसका विरोध कर रहे हैं कौन? तिलक। तिलक इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह करो। तिलक कह रहे हैं कि ये क्या है? भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशियों का हस्तक्षेप है। आप कौन होते हो क्या करने वाले? एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास करने वाले हमारे लिए। हम स्वयं अपने समाज में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। समझ में आया? तो तिलक को यहाँ पर बुरी नजरों से नहीं देखना है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बड़े नेता थे, ठीक है। उन्होंने सिर्फ विदेशी हस्तक्षेप, किसका? भारतीय मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का क्या किया? विरोध किया। इतना समझ में आ गया? ठीक। 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में संशोधन करके शारदा एक्ट पारित किया गया। 1929 में हुआ था मेरे ख्याल से वैसे शारदा एक्ट, 1929 में। हरविलास शारदा थे, ये भी पुरुष थे भाई। शारदा के नाम से महिला मत समझ लेना। हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित किया गया, जिसमें विवाह की आयु 14 वर्ष की बालिका, 18 वर्ष के बालक। कहा गया कि 14 वर्ष से नीचे की बालिका का विवाह नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से नीचे के बालक का विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्त्री शिक्षा की दिशा में प्रथम प्रयास भारत में ईसाई मिशनरियों ने किया। मिशनरियों के सहयोग से 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा का गठन हुआ। J.E. बेटन महोदय ने कलकत्ता में 1843 में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। J.E. बेटन, कलकत्ता, 1843 बालिका विद्यालय, बालिका
विद्यालय। ईश्वरचंद विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु बंगाल में लगभग 35 विद्यालयों की स्थापना की। आधिकारिक तौर पर 1854 में वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच, किसका? चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। आंसर वुड डिस्पैच 1854, लॉर्ड डलहौजी, जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक। धोंदू केशव कर्वे ने 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्या की? पुणे में महिला विश्वविद्यालय, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखो 1906 में धोंदू केशव कर्वे ने मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1916 में फिर दोबारा धोंदू केशव कर्वे ने पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। दोनों पॉइंट सही है। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1906 धोंदू केशव कर्वे, और 1916 पुणे भारतीय महिला विश्वविद्यालय, कौन? धोंदू केशव कर्वे। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध अंग्रेजी सरकार 1833 के चार्टर एक्ट। अब ये ध्यान रखना है आपने, दास प्रथा का अंत 1833 के एक्ट में, लेकिन 10 साल लगे कानून बनाने में। 1843 में दास प्रथा का अंत जो हुआ 1843 में हुआ। क्लियर हो गया? 1843 में समूचे भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। क्लियर हो गया? इसके बाद में अगले लेक्चर में बताऊंगा 20वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन। क्लियर?